Welcome to another mock session for the BPSC 70th interview. देखिए, अभी लगातार खाड़ी देशों में कुछ घटनाएं घट रही हैं, उसका कुछ कुछ हम लोग ब्रीफ ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी, वो बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में जा चुका है। इसका कारण है कि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। जिस तरीके से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत 3 देश इसमें शामिल हुए। सबसे पहले अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट किया, उसके बाद इजराइल उसमें सम्मिलित हो गया, और उसके बाद फिर जो है कि ईरान के ऊपर हमले किए गए। आप जानते ही हैं, ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4.0 चलाया है, और अभी ये लगातार डेली की डेली कुछ घटनाएं घटती जा रही हैं। तो इसमें अभी जो नया डेवलपमेंट आया ये है कि जो खाड़ी देश है, खाड़ी देश में जल संकट काफी उत्पन्न होने जा रहा है। कारण इसका यह है कि वहाँ के जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट थे, उसके ऊपर मिसाइल के द्वारा मिसाइल से अटैक किए गए हैं। अभी सऊदी अरब में एक जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट था, उसके वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, उसके ऊपर जो है कि हमला किया गया मिसाइल के द्वारा। और ये युद्ध अब मानवता के संकट के लिए बनता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला ही किया गया है। अगर उस मिसाइल के हमले में कुछ ऐसे पदार्थ मिलाकर के हमले कर दिए जाते हैं जिससे कि पूरा का पूरा पानी ही दूषित हो जाए, तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है खाड़ी देशों के लिए। आप जानते हैं कि कतर के भी डिसैलिनेशन प्लांट पर अभी लगातार हमला हुआ है। कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो या यूएई हो, कतर 100% वाटर के लिए डिसैलिनेशन प्लांट पे ही निर्भर है। उसके पास किसी भी तरीके का कोई वाटर, ग्राउंड वाटर का रिसोर्स नहीं है, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड वाटर में क्या निकलता है, तेल निकल जाता है। तो ये बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि अभी तक जो हमले हो रहे हैं इसमें ये नया डेवलपमेंट निकल के आया है। उसके बाद जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने खाड़ी देशों में मित्र देशों के ऊपर किसी भी तरीके से हमला नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन देशों में अभी भी हमले जारी ही हैं। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ईरान के आसपास, उन देशों ने जो है कि अभी तक रिटालिएशन नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ जो है कि वो डिफेंसिव मोड में है, अटैकिंग मोड में नहीं आए हैं। तो ये युद्ध के लिए एक शांत, थोड़ा सा जो है कि अच्छा संदेश के रूप में देखा जा रहा है। ईरान में सुप्रीम लीडर को फिर से जो है कि चुनने की बात की जा रही है। आप जानते हैं कि ईरान एक थियोक्रेटिक नेशन है, और थियोक्रेटिक नेशन में वहाँ पे एक धार्मिक संस्था है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट। वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट क्या करता है, अपने सुप्रीम लीडर को चुनता है। जो आयतुल्लाह खमेनी साहब के बेटे थे, वो सुप्रीम लीडर के तौर पे चुन लिए गए हैं। अभी आज का ये ताजा न्यूज है। आयतुल्लाह खमेनी साहब के बेटे को चुनने के पीछे कारण ये है कि वो इब्रानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो है उसके करीबी माने जाते हैं। वो भी काफी कट्टर धार्मिक धार्मिक पंथ के नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। एक संकट ये उत्पन्न हो गया है कि इजराइल ने कहा है कि अगर किसी भी नेता को ईरान चुनता है अपने सुप्रीम लीडर को, और हम अगर वो उसी तरीके से फिर अपनी पुरानी पॉलिसी को चलाने का प्रयास करेगा जिस तरीके से आयतुल्लाह खमेनी साहब चला रहे थे, तो वहां पे फिर मुश्किल होगा कि हम उस लीडर को भी मार देंगे। लीडर को मार देने से अमेरिका का कोई हल निकला नहीं है अभी तक। तो चूंकि आयतुल्लाह खमेनी साहब को की हत्या तो कर दी गई है, लेकिन हत्या के बाद अभी अमेरिका के सामने एक संकट ये खड़ा हो गया, अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करेंगे तो बात किससे करेंगे। क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी साहब जो ईरान के लीडर थे, चाहे वो जिस भी तरीके के लीडर रहे हों, लेकिन एक बात उनमें थी कि उनको पूरा ईरान मानता था, और उनके कमांड से पूरा ईरान चलता था। अगर आपको ईरान से बात करना है, मतलब आयतुल्लाह खमेनी साहब से बात करें, तो सुप्रीम लीडर से बात करने के बाद पूरी ईरान के लोगों से बात कर सकते हैं। अभी ईरान में प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव कोई है नहीं, किनसे बात किया जाए, किस तरीके से युद्ध को निपटाया जाए, ये मुश्किल खड़ी कर ली जा रही है। आप जानते हैं कि यूएन के चार्टर का आर्टिकल 39 है, जिसके तहत कि हमलावर देशों की पहचान कर उसकी जब तक जिम्मेदारियां तय नहीं कर दी जाती है, तब तक ईरान कह रहा है कि मुझे अपना डिफेंस करने का अधिकार है, आत्मरक्षा करने का अधिकार है। और ये युद्ध जो है कि लंबा खिंचता हुआ इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद कुछ बिहार की भी बातें कर लेते हैं। बिहार 5 वर्षों में 50,000 सेमीकंडक्टर पेशेवरों को तैयार करने के लिए जा रहा है, और बिहार में सेमीकंडक्टर नीति 2026 ये लागू कर दी गई है। इसके तहत जो है कि सेमीकंडक्टर फैब प्लांट वगैरह खोले जाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग, उसके डिजाइन को लेकर के बात की जाएगी, और उससे सेमीकंडक्टर हब के तौर पर बिहार को डेवलप करने की बात की जा रही है। 7 निश्चय 3 जो योजना है, उसमें एक आप जानते हैं, उस योजना के तहत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार एक योजना है, और इसी समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार नीति के तहत जो न्यू सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई गई है उसका एक हिस्सा है।
बिहार से बहुत सारे न्यूज़ पूछे जाते हैं और बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं। आपको पता होगा कि पटना वाटर मेट्रो जो है, उसका निर्माण लगभग-लगभग पूरा होने को है और वो पूरा सेंट्रलाइज़्ड एसी वाटर मेट्रो जो है कि आपको पटना में देखने को मिलेगा। पटना के प्रमुख शहरों पे अभी जो है कि उसके प्रवेश मार्गों पर हरित पट्टी लगाए जाने की बात है। आप जानते हैं कि हरित पट्टी किसे कहा जाता है? तो जब आप किसी शहर में प्रवेश करते हैं तो उसके राजमार्गों के दोनों ओर वृक्ष लगाए जाते हैं, जो ग्रीन कॉरिडोर के तौर पे कहा जाता है। अभी एक मूवी थी हक मूवी, ये काफ़ी चर्चा में रही है कि जो बिहार राज्य फ़िल्म प्रमोशन बोर्ड है, उसने इसको चलाया है और ये हक मूवी 1980s के दशक की कहानी है, किस तरीके से महिलाएँ अपने हक की बात करती है। क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, उसको लेकर के ये मूवी चर्चा में था। जिन छात्रों का कि मूवी वगैरह देखना हॉबी है, तो इस मूवी को देख लेंगे। उसके बाद महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जो है कि शुरू किया गया है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि नेपाल में अभी चुनाव हुआ है और नेपाल में वहाँ पे बालेन शाह जो है पहले मधेसी प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। उनकी पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और उसकी पार्टी ने अभी तक 165 सीटों पर जो है कि जीत दर्ज कर ली है। अब हमें ये देखना होगा कि उनकी कूटनीति भारत के साथ कैसे रहती है। भारत और नेपाल के रिश्ते बालेन शाह के नेतृत्व में किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि वो जब तक कि वहाँ के काठमांडू के मेयर थे और उन्होंने ग्रेटर नेपाल वगैरह का नक्शा लगाए रखा था। अब अगर उन चीज़ों को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं तो भारत और नेपाल के बीच रिश्तों को सुधारने में थोड़ी सी मुश्किलें भारत और नेपाल सरकार के बीच आ सकती है। कल की ही एक खबर है कि राष्ट्रपति महोदया जो उत्तर प्रदेश सॉरी वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के यात्रा पे थी, वहाँ पे यात्रा के दरमियान उसके राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में उल्लंघन की बात की गई है। और बहुत ही अजीब न्यूज़ इस तरीके से सामने आया है कि केंद्रीय गृह सचिव ने जो है कि राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उनसे जवाब तलब किया गया है कि किस तरीके से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के लिए जो बनाया गया ब्लू बुक है, उस ब्लू बुक में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण वहाँ पे उसके उल्लंघन की बात सामने आई है। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोई भी प्रोटोकॉल में उल्लंघन नहीं हुआ है। तो यह मामला जो है कि राजनीतिक तौर पे भी थोड़ा-सा देखा जा रहा है। तो ये कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे, जो अभी डिस्कस करने थे चूँकि अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में छपते रहते हैं। आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती है। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस 50 ड्रोन खरीदने की राशि स्वीकृत की गई है और बिहार पुलिस इस ड्रोनों का उपयोग जो है कि भीड़ के नियंत्रण, अपराध नियंत्रण, नदी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और जो शराबबंदी है, उस कानून को लागू करने में भी जो है कि इसका ध्यान रखेगी। अब एक न्यूज़ और भी है, छोटी-छोटी जानकारी जो पटना और बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय दोनों बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि बिहार म्यूज़ियम वो अलग है और पटना म्यूज़ियम का निर्माण फिर से क किया जा रहा है। उसके बीच में एक टनल बनाए जाने की बात हो रही है और उस टनल को बनाए जाने में तेज़ी लाने की बात की गई है। ठीक है। तो अभी एक थोड़ा-सा जो न्यूज़ आया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून खत्म हो चुका है, ऐसा कहना है रूस का। रूस का कहना है कि जो 5 प्रमुख देश हैं, जिनके पास कि वीटो पावर है यूएन में, उसकी मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग बुला कर के इन चीज़ों पे चर्चा किया जाए कि फिर से किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून को बहाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि रूस खुद भी अपने आप में एक हमलावर देश है, जिन्होंने कि यूक्रेन के ऊपर हमला कर रखा है। तो जो विश्व की महाशक्तियाँ हैं, किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से चेंज होते जा रहा है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्जेंस के रूप में देखा जा रहा है। माइट इज़ राइट की बात जो हो रही है, ये विश्व के सभी देशों के लिए चिंता की स्थिति बनी हुई है। सबसे चिंता की बात ये है कि भारत में जो एनर्जी सिक्योरिटी है, वो उसके बहुत खतरे में पड़ने की उम्मीद है। अगर एनर्जी जो तेल खरीदा जा रहा है, उसका डाइवर्सिफ़िकेशन नहीं होता है और जिस तरीके से भारत में ज युद्ध जो-जो आगे बढ़ेगा, भारत में एनर्जी सिक्योरिटी का मसला खड़ा हो जाएगा और जो खाड़ी देश है, वहाँ पे वाटर सिक्योरिटी जो पानी पीने का पानी है, उसका जल संकट जो है कि खड़ा होने का संभावना है। जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमिक संस्थाएँ हैं, उनका रिपोर्ट आया है कि अगर कुछ दिनों तक ये लंबा युद्ध खींचता है, तो महँगाई इतनी बढ़ जाएगी कि 1970 जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। आप जानते हैं कि उससे पहले भी 1990s में भी खाड़ी युद्ध हो चुका है, उसमें भी महँगाई बहुत तेज़ी पे चली गई थी। तो ये पूरे विश्व को महँगाई के मार में चपेट में डालने वाला है और कल जो है कि भारत ने इतिहास बनाया है, टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो आप सभी को बधाई। और चूँकि क्रिकेट का न्यूज़ है, सब लोग देखते ही रहते हैं, तो इस पे इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सारे न्यूज़ जो है कि थे, इसके डिटेल्स पीडीएफ आपके ग्रुप में जो है कि कटिंग्स अवेलेबल रहेंगे, उसे आप देख लेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मॉक इंटरव्यू की तरफ। कैसा लगा ये सेशन? हमें अवश्य बताएँ।